आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के पहले हमने चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, तो चार्ज के आगे अगला आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। ठीक है, भाई स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग गलत हो सकती है। ठीक है, समझ में आओ, आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा है बस। कूलाम का नियम। ठीक है, आज आपका टॉपिक ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप धीरे धीरे एक एक करके हर चीजों को समझोगे। कूलाम्स लॉ के पहले मैं एक छोटी सी चीज लिख देता हूं। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव और निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ये तीन तरह के कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं चार्जेस के, क्योंकि चार्ज आपके दो तरह के होते हैं। मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि तीन चीजों में से दो चीजों को लेना है। 3C2 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो ये आपके तीन पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ पे देखो सेम टाइप ऑफ चार्ज है दोनों में, तो यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा वो रिपल्शन का होगा। यहाँ पे आपका जो भी फोर्स काम किया वो रिपल्शन का, प्रतिकर्षण बल। और जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, यहाँ पे जो आपका फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल होगा। इतनी बात आई थिंक सबको पता होगी। तो कूलाम साहब ने क्या किया था कि अब ये जो फोर्स लग रहे हैं, प्रतिकर्षण बल है, आकर्षण बल है, वो हम लॉजिक से बता सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करनी। ये जो बल लग रहे हैं इनका परिमाण, मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, इसके बारे में जो चर्चा करी थी वो कूलाम साहब ने करी थी। क्या किया था कि जो इतना तो प्रूव हो चुका था कि अगर चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, तो उनके बीच एक फोर्स काम करेगा, तो उस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी। और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड का क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये दोनों बातें किसने बताई थी? कूलाम साहब ने। तो इनका एक एक्सपेरिमेंट था। ठीक, एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। प्लस चार्ज रखा कहीं पे और यहाँ पे कहीं पे प्लस चार्ज रखा। ठीक है, देखा, इन्होंने देखा क्या कि ये वाला इधर की तरफ भाग गया और दूसरा वाला इधर की तरफ भाग गया। आपको भी पता है, नॉर्मल सी बात है, कोई नई बात नहीं है और ना ही कोई बड़ी बात है, क्योंकि इसके पहले ही सब कुछ हो गया था। ठीक है, चल भाई थोड़ा सा इसमें एक चीज देख लो। यहाँ पे मान लो ये चार्ज ऐसे रखा हुआ है और अभी दूसरा वाला चार्ज नहीं है। तो आप पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हो कि अगर चार्ज है, आवेश है, तो कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा। तो मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m है। ठीक है, और जब ये वाला ध्यान से देखना, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे आपकी समझ लो हर लेवल पे यूज होगी, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो। ये वाला चार्ज आपका नहीं है, ये अकेले ऐसे पड़ा है बेचारा। तो पड़ा है मतलब ये वाला चार्ज किस पोजीशन में है? रेस्ट की पोजीशन में। और न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो कब तक रेस्ट में बनी रहेगी? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, वायबल ना लगे। अगर उस पर आप वायबल लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो अगर फोर्स थोड़ा सा है, इनर्शिया से कम है, तो रुका रहेगा, अदरवाइज मूव कर जाएगा। तो कोई चीज है रुकी है फिर मूव कर रही, सीधा कंक्लूजन। अगर कोई चीज स्टेट ऑफ रेस्ट में मूव करने लगी मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ हो। कोई चीज मोशन की स्टेट में है, वो अचानक से रुक जाती है, इसका भी मतलब क्या है? उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है। ठीक है, ये m मास का चार्ज था, चार्ज पे q था, q1 मानते हैं, q1 था, और मास इसका m था, रेस्ट में था। ठीक है, जैसे ही दूसरा चार्ज आया, पहला चार्ज इधर की तरफ भागना चालू कर दिया, रेस्ट से मोशन की कंडीशन आ गई, रेस्ट से मोशन की कंडीशन आ गई, मतलब क्या? एक फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इस वाले चार्ज को रखा और इसको हटा दिया। सेम कंडीशन मान लेते हैं, इसका भी मास m है
और ये भी आपकी किस पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में। चार्ज की अमाउंट क्या है, Q2। ठीक है, इसको रेस्ट में रखा। अब इधर से कोई चार्ज लेके आया, जैसे ही चार्ज पास में आने लगा ये इधर भागना चालू, रेस्ट से मोशन में आ गया। मतलब क्या, एक एक्सटर्नल फोर्स। दिमाग में कुछ समझ में आया उनके कि भाई अगर चार्जेस आपस में आ रहे हैं तो उनपे फोर्स लग रहा है। उन्होंने थोड़ी सी और स्टडी की इसकी। उन्होंने क्या किया, काम ये किया कि इस वाले चार्ज को, इतनी सी बात, पहला उन्होंने प्रैक्टिकल किया। दूसरे प्रैक्टिकल में क्या किया, इस वाले चार्ज को फिक्स कर दिया। मतलब अब चाहे कुछ भी कर लो ये नहीं हिल सकता। ठीक है, ये नहीं हिल सकता। और दूसरे चार्ज को अचानक से लाके यहाँ पे रख दिया, ये भागना चालू कर गया। जैसे उन्होंने रखा रेस्ट में, भागना चालू किया, मतलब क्या, मोशन में। तो वहां से इन्होंने F = ma, आप जानते होंगे F = ma। ठीक है, पहले रुका हुआ था फिर भागना चालू किया। वहां से इन्होंने एक्सीलरेशन के बारे में बात की, F/m। ठीक है, कुछ काउंट किया अपने तरीके से, इन्होंने काउंट किया। फिर क्या किया, इसको फिक्स किया, इसके एक्सीलरेशन की बात की, इसके एक्सीलरेशन की बात की। और उन्होंने देखा कि जितना एक्सेलरेशन इसका आ रहा है वही उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी आ रहा है। तो एक बात और निकल के आई, क्या, कि जो दोनों पे फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल अमाउंट के लग रहे हैं। तीसरी बात क्या थी, पहला वाला चार्ज अगर राइट डायरेक्शन में गया तो दूसरा वाला चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यहां से भी एक स्टेटमेंट निकला, क्या, कि जो फोर्सेस होंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये 3 स्टेटमेंट है। थोड़ा सा इनको फिर से देखते हैं, तीनों साइड में लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। Q1 Q2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम साहब ने पहला स्टेटमेंट क्या दिया कि इफ 2 स्टैटिक चार्ज, इसकी बात अभी करते हैं, और ये भी ब्रैकेट में आप करो पॉइंट 2 स्टैटिक, ऐसा लिख लो ना, स्टैटिक पॉइंट चार्ज। इफ 2 स्टैटिक पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड at some distance from each other, अगर 2 स्टैटिक पॉइंट चार्ज को एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा जाए तो क्या होगा, उनके बीच में एक फोर्स काम करेगा। दे एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स। ठीक है, अगर 2 स्थिर बिंदु आवेश, स्टैटिक पॉइंट चार्ज बटन अंडरलाइन करो, आते हैं इस पे भी। अगर 2 बिंदु आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा जाए तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या निकला था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी सेम। जो बल लगेंगे, दोनों पे जो बल लगेंगे उनके परिमाण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या आया था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपोजिट मतलब क्या बना, मतलब ये बना कि जो बल लगेगा मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, परिमाण बराबर होगा, लेकिन उनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। अगर एक पे राइट लगा तो दूसरे पे लेफ्ट लगेगा। ठीक है, और इसको देख लेते हैं, जैसे आपके दिमाग में माइनस माइनस वाली भी बात आ रही है तो देख लो आप।
यही 3 कॉम्बिनेशन है। इस वाले केस में पहले पे इधर फोर्स, दूसरे पे इधर, पहले वाले पे किधर राइट, दूसरे पे किधर लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन हो गए। इसमें सॉरी ये माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस, इसमें भी सेम कंडीशन है, दूर भागेंगे। ठीक है, थर्ड वाले में क्या होगा, ये प्लस माइनस। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये इधर भागेगा और ये आपका इधर भागेगा। ध्यान से देखो, इस नेगेटिव चार्ज पे डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट, बाएं दिशा में, और पॉजिटिव पे किधर है, टुवर्ड्स राइट, दाहिने दिशा में। तो ये आपका किस किस डायरेक्शन में, अपोजिट। ठीक है, इतनी सी बात अभी बोली थी। अब इसके बाद एक बात बताओ, आप खुद से सोचो, ये जो चार्जेस हैं, हमने मान लिया कि यहाँ पे एक प्लस चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज आपका इधर भाग रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, माइनस चार्ज आपका इधर भाग रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हमने सोची। तो ये बताओ, पहली चीज, पहला स्टेटमेंट क्या था, दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज हैं, उनके बीच कुछ दूरी है तो एक फोर्स काम करेगा। दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज हैं, फोर्स काम किया। सेकंड स्टेटमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी सेम, सेम यहाँ पे है 10 न्यूटन 10 न्यूटन। पहला दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है अभी के हिसाब से। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपोजिट, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्सेस की जो डायरेक्शन है, तो देखो पहला इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो फोर्सेस लगते हैं वो ऐसे एट रैंडम डायरेक्शन में नहीं लगते, इस बात को आप याद रखना। जो फोर्स लगने की कंडीशन होती है वो क्या होती है, जैसे ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो जो इनके बीच फोर्स लगेगा, फोर्स अप्लाई होगा, उसकी डायरेक्शन निकालने का एक तरीका है, इन दोनों चार्जेस को मिलाओ, इन दोनों चार्जेस को मिलाओ। अब जो फोर्स काम करेगा, चाहे अट्रैक्टिव नेचर का हो चाहे रिपल्सिव नेचर का, जो भी फोर्स काम करेगा इस लाइन पे ही काम करेगा, ये फिक्स बात है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लो। Force is acting along the line joining of two charge. Along the line joining of two charges. जो दोनों चार्जों के बीच में फोर्स काम करेगा वो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करेगा। ठीक है, इतनी सी बात गुलाम साहब ने बोली थी। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हुआ, स्टैटिक पॉइंट चार्ज। देखो जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो बिल्कुल 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 छोटे छोटे, बहुत ही छोटे स्मॉल चार्ज के लिए था, बहुत ही स्मॉल। ठीक है, अब ऐसा कर दो, आप एक लेके आ जाओ इतना बड़ा सा गोला। ठीक है, स्फीयर के केस में तो खैर वैलिड होता है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो आपने ये ले लिया, ये कॉपी ले लिया आपने, और इस कॉपी में पूरा प्लस 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 चार्ज दे दिया। दूसरे केस में यहाँ पे कॉपी रखी, उस पर भी प्लस 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 चार्ज दिया, तो फिर वहां पे कूलाम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। कूलाम्स लॉ अप्लाई होने की एक कंडीशन है क्या, कि वो तो चार्ज पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में रुके होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या, कि वो चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपको जो नोट करना है नोट कर लो, फिर मिटा के मैं आगे बढ़ूं। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो इतना स्टेटमेंट दिया। अब बात आती है कि जो फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड कितने होंगे, मैग्नीट्यूड परिमाण कितना होगा। तो परिमाण निकालने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट फिर से दिया। जैसे आपका एक चार्ज है Q1, अभी प्लस माइनस का वेरिएशन हम नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जब आप चीजों को समझ जाओगे तो ये बहुत छोटी चीज है। देखो, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है।
ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये आर क्या चीज है, ये दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। आर आपकी क्या है, दोनों पॉइंट चार्ज के, बस इतना से स्टेटमेंट दिया था क्या कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा दोनों को मिलाओ तो F प्रोपोर्शनल टू क्या बन के आता है आपका Q1 Q2। ये थोड़ी सी आपके लिए नई बात है क्योंकि 11th थोड़ा सा नए नए टर्म है इसमें, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी होता है। टर्म है, नई चीजें हैं, नई चीजें होती हैं तो थोड़ी सी तकलीफदायक होती हैं, बट है इजी, आराम आराम से देखो। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आपने एक 11th में लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण, तो वहां पे भी ऐसे ही कुछ निकल के आता था। एक यहाँ पे मास m1 होता था और यहाँ पे मास आपका m2 होता था, इनके बीच की दूरी r होती थी और इनके बीच फोर्स काम करता था। वो फोर्स कितना था आपका g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा सा कंपेयर करके देख लो, अगर हम g को हटा देते हैं, g को हटाते हैं तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बना आपका। इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को कंपेयर करके देखो। यहाँ पे मास की बात है, आपको बोला था पहले ही लेक्चर में बोला था कि आपके यूनिवर्स में बेसिकली फोर्स दो तरह के, फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब थोड़ी थोड़ी शायद पिक्चर क्लियर हो रही होगी आपको। और ये भी बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का बेसिक कॉज क्या होता है, उसका मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स की बेसिक्स क्या थी, अगर किसी के पास चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर सकता है। यहां से देख लो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है m1 m2, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इसके पास मास होना चाहिए, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द टू। और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द टू। क्लियर है ना, रिलेट करके देखो। फिर क्या था, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ठीक है, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ भी सेम फैक्टर। तो यहाँ देख के आपको एक आइडिया लगा कि यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं तो एक कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आना चाहिए, और आता भी है। तो हमने उस कांस्टेंट को लिख दिया कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, हमने K लिख दिया। अब K के बारे में देखेंगे, अभी क्या लिख दिया K। ठीक है, इतनी बात पहले आप नोट करो, बहुत आराम से चल रहा हूं, नोट करो। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको भी मिटा नहीं रहा। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए तो इन दोनों में एक छोटी सी डिफरेंस निकल के आई, छोटी सी, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, बट इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है, ये आपका मीडियम पे डिपेंड करता है। अब मीडियम पे डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ, देखो, जैसे हमने एक पॉइंट चार्ज लिया Q1 का, दूसरा पॉइंट चार्ज लिया Q2 का, और ऐसा रख दिया, और इनके बीच में हमने फोर्स काउंट किया। सपोज कर लो वो फोर्स 10 न्यूटन का निकल के आया। ठीक है, फिर हमने इन दोनों चार्ज को उठाया और दोनों को हम ले जाके पानी के अंदर डाल देते हैं। तो जैसे ही हमने पानी के अंदर डाला, ऊपर का पहले मीडियम आपका एयर था,
बाद में मीडियम वाटर बन गया। तो जैसे ही हमने पानी में डाला, अब ये फोर्स 10 न्यूटन का नहीं रहेगा, 10 न्यूटन से हो सकता है घट के 8 न्यूटन 7 न्यूटन ऐसे हो जाए। तो यहाँ पे समझ में आई कि मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मीडियम में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, कलर होता है, मास होता है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो मीडियम की किस प्रॉपर्टी पे इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंड करता है, ये बात आप समझो। जैसे आप देखो हीट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो हीट वाले चैप्टर में जो मीडियम इफेक्ट डालती है हीट पे वो होता है कलर। व्हाइट कलर रखो कुछ और ही रिजल्ट आएगा, ब्लैक कलर आप रख दो कुछ और रिजल्ट आ गया, ब्लू कलर रखो कुछ और इफेक्ट आ गया। तो वहां पे मीडियम का कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, कलर। तो वैसे ही यहाँ पे भी मीडियम का कोई ना कोई फैक्टर काम करेगा, और जो फैक्टर काम करता है उस फैक्टर को हम बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब क्या, विद्युतशीलता। नई बात है, बिल्कुल आपके लिए नई बात है, कोई बात नहीं, समझ जाओगे, यूज हो जाओगे। ये बात समझ में आई कि जो चार्ज होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, वो मीडियम के किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर आपका होता है परमिटिविटी। अब कैसे डिपेंड करता है, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। अभी के बारे में ही चल रही है बात, कैसे डिपेंड करता है। देखो परमिटिविटी का काम क्या होता है, आपको इतनी बात समझ में आ गई कि अगर आपने एयर में रखा दो चार्ज को, तो मान लिया 10 न्यूटन का फोर्स है, उसी दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस पे वाटर में डालोगे तो रिजल्ट मान लिया हमने 8 न्यूटन आया। फिर सेम दोनों चार्ज को उठाओ और आप ऑयल में ले जाकर प्लेस कर दो, तो रिजल्ट अब 6 न्यूटन आएगा या कुछ और आएगा, मतलब 10 न्यूटन 8 न्यूटन नहीं आएगा। तो डिपेंड करने वाला फैक्टर परमिटिविटी। अब ये होती क्या चीज है, परमिटिविटी क्या चीज है, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी बात देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आप पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, मान लो 50 न्यूटन के फोर्स से आपके थोबड़े पे हिट किया जा रहा है, चोट आपको लगेगी, आप उसे रियलाइज कर लो, ठीक है, आपने रियलाइज कर लिया। फिर क्या किया, आप वहीं के वहीं पे खड़े हो और जो फोर्स है वो 50 न्यूटन का ही लगाना है। थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं कि बीच में हम फोम वाला गद्दा रख देते हैं, अब फोर्स लगाते हैं। तो पहले भी हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने 50 न्यूटन महसूस किया, बाद में फोम रखने से हम तो 50 का लगा रहे हैं, लेकिन आप महसूस 25 का करोगे या 20 का करोगे, फोर्स तो कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कम करने वाला फैक्टर है यही परमिटिविटी कहलाती है। फिर से देखो, ये एक चार्ज पार्टिकल है और दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, एयर में है दोनों। इस चार्ज पार्टिकल ने इस पे 100 फोर्स लगाए, 100 न्यूटन, मान लो एक लाइन बराबर 1 न्यूटन, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल कितनी लाइंस भेज रहा है, 100 लाइंस एयर में। फिर हमने बीच में प्लेस कर दिया मरकरी, ठीक है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल और बीच में क्या, मरकरी। अब ये भेजेगा कितना, 100 न्यूटन, लेकिन इसके पास कितना पहुंचा, 40 न्यूटन। कितना पहुंचा, 40 न्यूटन। तो परमिटिविटी 40 न्यूटन होगी या जो 60 न्यूटन गायब हो जा रही है वो होगी। तो इसका आंसर है जो फैक्टर गायब कर रहा है, जो जिससे कम हो रहा है, कम करने वाला फैक्टर कितना है, 60। तो परमिटिविटी कितनी होगी, 60। यहां से आपको आइडिया लगेगा कि परमिटिविटी जो होती है, परमिटिविटी फोर्स की वैल्यू को कम करती है, किसी फैक्टर से क्या करती है, कम करती है। परमिटिविटी जो है वो फोर्स की वैल्यू को किसी न किसी फैक्टर से कम करेगी। बड़े ध्यान से समझना, जैसे आप मान लो एयर में रखा 100 न्यूटन का फोर्स, वाटर में डाल दिया 50 न्यूटन का फोर्स, तो फोर्स किस फैक्टर से कम हुआ, इतना नोट कर लिया आपने। देखो आपने चार्ज पार्टिकल को एयर में रखा, तो जो आपका फोर्स निकल के आया वो 100 न्यूटन का है, ठीक है।
अब इन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल को सेम डिस्टेंस पे वाटर में डालो, वाटर में, पानी में डाल दो, तो आपका मान लेते हैं फोर्स निकल गया 50 न्यूटन का। कितना? 50 न्यूटन। तो आपसे इतना दे के पूछे परमिटिविटी कितनी होगी, विद्युतशीलता कितनी होगी, तो ध्यान से आप देखो, पहले फोर्स 100 था, बाद में कितना बना? 50। तो आपसे स्टेटमेंट बोला जिस फैक्टर से फोर्स की वैल्यू कम हो वही फैक्टर होता है परमिटिविटी। पहले फोर्स 100 था, बाद में फोर्स कितना बन गया? 50। तो किस फैक्टर से कम हो रहा है? 2 के फैक्टर से कम हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, का 2 मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला दिमाग में आता है, तो 2 के फैक्टर से बढ़ने का मतलब क्या? मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 के फैक्टर से घटने का मतलब डिवाइडेड बाई 2। तो जिस फैक्टर से फोर्स की वैल्यू कम होती है वही फैक्टर आपका होता है परमिटिविटी। ठीक है, मान लेते हैं कि इनको हमने प्लेस किया ऑयल में, तो फोर्स की वैल्यू आ गई 1500, और फिर इन्हें सेम कंडीशन रखते हुए प्लेस किया मरकरी में, फोर्स की वैल्यू आती है 100। न्यूटन वगैरह लिखते रहना भाई आप लोग, ठीक है। ऑयल में प्लेस किया फोर्स 1500 न्यूटन, मरकरी में प्लेस किया फोर्स 100 न्यूटन। व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम? ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव टर्म, इसको वाटर एयर ही करो क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी की बात आ जाएगी। एयर के रिस्पेक्ट में भी देखो, एयर में प्लेस किया 1500, मरकरी में प्लेस किया 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी? तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है फोर्स की वैल्यू किस फैक्टर से कम हो रही है? 15 के फैक्टर से। तो परमिटिविटी कितनी? 15। आई बात समझ में? थोड़ी सी बात क्लियर हो गई होगी। पहले फोर्स 1500 था, बाद में फोर्स कितना बना? 100। कितना आया? 15। ठीक है, मान लो किसी एयर में 50 न्यूटन, वाटर में जाके बन गया 10 न्यूटन, परमिटिविटी कितनी? 5। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो F इक्वल टू कितना आपने लिखा था? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और के एक कांस्टेंट है और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? मीडियम पे, और मीडियम के किस फैक्टर पे? परमिटिविटी पे, विद्युतशीलता पे। ठीक है, कैसे डिपेंड कर रहा है? देखो, अगर, और इस पर एक चीज और लिख लो, इस परमिटिविटी को लिखने का तरीका होता है एप्सिलॉन। नई चीज है बिल्कुल आपके लिए, पहली बार वर्ड सुन रहे होगे, यूज थ्रू हो जाओगे, एप्सिलॉन नाम है। ठीक है, ऐसे देखो, एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो तो चारों डायरेक्शन में, अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे प्लेस करो तो वो चारों डायरेक्शन में क्या करेगा? फोर्स लगाएगा चारों डायरेक्शन में। ठीक है, वो आपका चारों डायरेक्शन में। अब ऐसे मान के चलो, ये एक क्यू चार्ज है, बड़े आराम से देखो, ये क्यू चार्ज है और ये फोर्स चारों डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब 4 पाई एंगल पे लगा रहा है। स्पेस में एंगल कितना बनता है आपका? 4 पाई। तो ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो 4 पाई एंगल पे फोर्स लगा रहा है, और इसके सामने एक यहाँ पे चार्ज रखो। ठीक है, एक यहाँ पे चार्ज आपने रखा। ध्यान से देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस आराम से कॉन्सेंट्रेटेड हो, समझ में आएगा। एक चार्ज पार्टिकल है, अगर हमने यहाँ चार्ज रखा तो भी फोर्स लगाएगा, अभी आपने पढ़ा, यहाँ रख दिया तब भी फोर्स लगाएगा, यहाँ रखा तब भी फोर्स लगेगा, यहाँ रखा तब भी लगाया। तो मतलब ये चार्ज पार्टिकल कितने एंगल पे फोर्स लगाएगा? 4 पाई। टोटल कितने पे? 4 पाई। अब इस चार्ज का जो 4 पाई एंगल पे फोर्स है, दूसरा चार्ज हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये बताओ 4 पाई वाला पूरा का पूरा फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा या केवल एक लाइन वाला एक्सपीरियंस करेगा? तो इसका जवाब है केवल एक लाइन वाला, क्योंकि कूलाम साहब ने बोला था कि दोनों चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उन चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन के पे ही लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो, ये तो पूरा 4 पाई एंगल पे बना रहा है, लेकिन ऐसा समझो ना, ये चार्ज है, इसके 4 पाई लाइंस निकल रही हैं।
कितनी 4 पाई फोर्स वाली लाइंस निकल रही हैं, और दूसरा चार्ज किसी एक लाइन पे है, दूसरा चार्ज किसी एक लाइन पे है, ठीक है। तो अब बताओ कि 4 पाई एंगल पे पूरा का पूरा फोर्स एक लग रहा है, ठीक है। तो एक लाइन पे कितना फोर्स लगेगा, 1/4 पाई, इतना लगेगा, ठीक है। 4 पाई एंगल पे पूरा होल, पूरा का पूरा, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है छोटे क्लास वाली, 4 पाई एंगल पे पूरा का पूरा फोर्स, तो एक लाइन पे कितना फोर्स, 1/4 पाई लगा, इतनी सी बात। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो परमिटिविटी वर्ड अभी आपने समझा, परमिटिविटी फोर्स को बढ़ाने का काम करती है कि घटाने का काम करती है, तो आपको पता है कि परमिटिविटी फोर्स को क्या करती है, घटाती है। परमिटिविटी क्या करेगी, एयर में रखो तो कुछ और लगा, वाटर में गया कम हो गया, और यहाँ पे घटाना और बढ़ाना किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो परमिटिविटी क्या करेगी, फोर्स को कम करेगी। तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परमिटिविटी हुई कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर परमिटिविटी बढ़ा दो, विद्युतशीलता बढ़ाओ, तो फोर्स की वैल्यू कम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यानी यहाँ पे ये आपका क्या आ गया, ये। अब यही जो है आपका कांस्टेंट है, सॉरी 1 लिख दिया, के लिखूंगा, यही जो कांस्टेंट है वो ये है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहां से आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये आपका टोटल फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन आपकी क्या चीज है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता। अब मीडियम वर्ड है तो हम यहाँ पे m यूज कर लेते हैं, m भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, अभी धीरे धीरे क्लियर होगा। तो इतनी सी बात आपकी हुई है कि कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। इतनी सी बात आप नोट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं छोटी सी चीज लिखता हूँ, थोड़ा सा उसको देखना। Q1 और Q2 बीच की डिस्टेंस कितनी है, R, और आपका यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मीडियम, मतलब एयर में नहीं है, किसी मीडियम में है। तो जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। देखो मीडियम हमने यूज किया तो क्या लिख दिया, एप्सिलॉन m, ठीक है। फिर वही सेम कंडीशन, अब जो हमने मीडियम यूज कर लिया वो हमने मीडियम यूज किया एयर, कौन सा मीडियम, एयर। अब फोर्स कितना होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अगर हमने मीडियम एयर यूज किया है तो फोर्स की जो हमने यहाँ पे m लिखा था, मीडियम के लिए हमने कोई सा भी मीडियम होगा m लिखा, जैसे अगर H2O तो यहाँ पे H2O कर दिया, ठीक है। जो भी मीडियम होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर वही एप्सिलॉन नॉट लिखा है, एप्सिलॉन नॉट मतलब जो दोनों चार्जेस हमारे हैं उनके बीच का मीडियम कौन सा है, एयर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को लिख दो, परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक। आगे देखते हैं, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो प्रैक्टिकली वैल्यू निकाली गई वो कितनी निकल के आई, 9 × 10⁹।
अब आपको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने होंगे तो बार बार ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद करो 1/4π नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ ठीक है। यूनिट क्या बनेगी आपकी, यूनिट इसको देखो, ये इसको हमने कुछ लिखा था तो इसको यहीं पे छोड़ दो, बाकी चीज को इधर लेते हो। तो कैसे करोगे आप देखो, एफ अगर इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इसको मान लो कोई कांस्टेंट की है और इसकी हमें यूनिट बतानी है, तो इसको एक साइड रखो, बाकी चीजों को एक साइड उठा लो। तो आप देखो फोर्स, फोर्स मतलब क्या, फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये r² इधर चला गया तो r² की यूनिट कितना, मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 किधर आएगा, नीचे, नीचे का मतलब क्या, कूलाम टू दी पावर -2। ये आपकी बात इतनी हो गई, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, अब यहाँ आपने एक चीज और सीख ली कि 1/4πε0 कितना होता है, 9 इंटू 10⁹9। अब ε0 की बात करो, परमिटिविटी ऑफ एयर कितनी होती है, तो ε0 को आपको कैलकुलेट करना है, तो इस ε0 को इधर ले जाओ और 9 इंटू 10⁹9 को नीचे लेते हो, तो वो कैलकुलेट आप करना अप्रोक्सीमेटली 8.85 इंटू 10⁻⁻12 शायद इसको थोड़ा सा देख लेना आप, मैं कंफ्यूजन में हूँ, लगभग इतना ही होता है, ठीक है। ये ε0 की यूनिट क्या होगी, तो यहाँ से देखो ε0 को ऐसे रखो, ठीक है, ε0 की यूनिट क्या होगी, ε0 को रखो, बाकी ये इधर इधर से आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ε0 को आप बाहर भेजो इधर, भाई जिसकी यूनिट निकालनी है उसको बाहर भेजो और बाकी चीज को अंदर लाओ। तो देखो जैसे ही आपने ε0 इधर किया तो F नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, कूलम स्क्वायर, नीचे में F आ गया तो न्यूटन, और नीचे में ये है तो ये आपकी यूनिट होगी, ठीक है। तो इतना सा काम आज आप करिए, एक बार रिवाइज करिए, इसके आगे की चीज हम कल देखेंगे।